जल जीवन मिशन को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा है, अगर ये सब कुछ पानी की तरह बह गया तो समझिए नेताओं के चेहरे से नकाब उतर जाएगा। राजस्थान हाई कोर्ट में टीएन शर्मा जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई के दौरान उन्होंने कहा कि गणपति ट्यूबवेल और श्याम ट्यूबवेल यही दो कंपनियां नहीं हैं जिसके खिलाफ हमने कंप्लेन किए हैं, और राजस्थान का पूर्व मंत्री गिरफ्तार हुआ है और ठेकेदार से लेकर अधिकारी तक चार्जशीट हो रहे हैं। दर्जनों ऐसे नाम रखे हैं हमने, फिर दो की ही जांच क्यों? क्योंकि ईडी हो या एसीबी हो, इनका कहना है कि हमने ये कार्रवाई कर ली, इसलिए इस पीआईएल का कोई मतलब नहीं है। जांच केवल दो कंपनियों की तो होनी नहीं थी, क्योंकि जल जीवन मिशन ही भ्रष्टाचार का मिशन है राजस्थान में। अब पता नहीं ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि केंद्रीय मंत्री तो यहीं के थे, मगर अशोक गहलोत राज में लूट हुई है, लूट। बताओ कहां चेहरे पर नूर रखते हैं अशोक गहलोत? पानी भी लूट ले गए राजस्थान के लोगों के। और हाईकोर्ट ने कहा कि उन सभी 3 सप्ताह के अंदर उन सभी कंपनियों के बारे में पता करके आओ जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जिन्होंने पाइपलाइन ही नकली डाली है, कहीं डाली ही नहीं है, कहीं पाइप से पानी गिरता हुआ दिखा दिया जहां दूर दूर तक पानी ही नहीं है। गजब के खेल हुए हैं अशोक गहलोत सरकार में जल जीवन मिशन में। मुझे लग रहा है कि पहली बार भ्रष्टाचार के आरोप में राजस्थान का कोई मंत्री जेल से निकलकर बेल पर है। पर जल जीवन मिशन को लेकर हरसानी उप तहसील में पानी पिलाने को लेकर रविंद्र सिंह भाटी एक्सीएन के दफ्तर में फर्श पर धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि मैं 1 साल से पत्राचार कर रहा हूं कि पानी कब पानी कब पिलाओगे गांव के लोगों को, पानी कब पिलाओगे गांव के लोगों को, मगर पानी मिल ही नहीं पा रहा है। पानी जैसी आवश्यकता के लिए अगर विधायक को धरने पर बैठना पड़ रहा है आजादी के इतने दिनों बाद, तो हम सबके लिए यह शर्मनाक है। मुझे लग रहा है कि जनप्रतिनिधि के रूप में रविंद्र सिंह भाटी ने एक बेहतरीन काम किया है, और सारे विधायकों को ऐसे ही कामों के लिए जनता के लिए जनता के साथ आना चाहिए। क्या पता उस उप तहसील को पानी मिल जाए। देखिए वहां पर क्या है कि बाड़मेर की, मैंने कहा ना कि बाड़मेर सियासत की प्रयोगशाला हो गई है। वहां पर पावर सेंटर वाले जो स्वरूप सिखारा हैं, वो तो हैंड पंप का बड़ा हिस्सा लेकर चले जाते हैं, और इनको 1-2 मिलता है जो सही में विधायक हैं। तो वहां पर बीजेपी भी एक्सपेरिमेंट कर रही है, और बीजेपी के साथ भी रविंद्र सिंह भाटी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मगर केवल बीजेपी यहीं पर एक्सपेरिमेंट कर रही हो ऐसा नहीं है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है गुढ़ामलानी और बालोतरा को बाड़मेर से तोड़ने का, जिसे लेकर हेमाराम चौधरी धरने पर बैठे हैं। और कहा जा रहा है कि हेमाराम चौधरी और हरीश चौधरी, या यह कह लीजिए कि जाट सियासत को इस इलाके में हाशिए पर रखने के लिए ये पूरी कवायद की गई थी। हेमाराम चौधरी की आंखों में आंसू देखकर सचिन पायलट भी अब इस धरने में शामिल होने के लिए बाड़मेर आ रहे हैं, ऐसी खबर है। क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ को किस तरह से तहस नहस किया जाए, इसके लिए चाल चली है। अब देखिए जो वहां के मंत्री हैं के विश्नोई, उन्होंने क्या दिमाग लगाया है पता नहीं, मगर जिस तरह से कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है और लोगों के बीच भुना रही है, कहीं ये दांव उल्टा न पड़ जाए, कहीं मुंह में उंगली ये न दबा के लेके चले जाएं। जो कह रहे थे कांग्रेस के नेताओं के मुंह में उंगली आ जाएगी, कई बार मैंने कहा ना, कई बार दांव उल्टा भी पड़ जाता है। मगर कहा जा रहा है कि बीजेपी ने एक तरह से जाटों को एक इलाके में रखने की कोशिश की है ताकि दूसरे इलाकों में इनका प्रभाव कम हो सके। अब पता नहीं ये संभव हो पाया है या नहीं हो पाया है, क्योंकि आनंद फानंद में जो आदेश निकाले गए जिले के सीमाओं को बदलने के लिए, क्या ये विधानसभा पर के
परिसीमन में भी इसका असर पड़ेगा पता नहीं है। पर कहा जा रहा है कि भजन लाल शर्मा की नजर जो है फिलहाल इस बात पर टिकी हुई है कि पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी को कैसे जीत दिलाई जाए। इसीलिए वो कॉल सेंटर में भी, सरकार के कॉल सेंटर में भी कामकाज देखने के लिए पहुंच रहे हैं। वैसे देखिए, ये पीआर एक्सरसाइज होता है, कैमरे के सामने पहले से पता होता है कहां फोन करना है, तुरंत अधिकारी पहुंच जाते हैं, वो काम करा देते हैं। और ये बहुत पुराना पीआर एक्सरसाइज हो गया। इस तरह के काम हमने वसुंधरा राजे को भी देखे हैं, किस तरह से एक स्कूटी खड़ी रहती थी, फिर वो जाके पीछे बैठ जाती थी, फिर होता था कि ये स्कूटी मैडम आपने ही दिया है। मुझे लग रहा है कि ये घिसे पिटे तरीकों से बाहर निकलना चाहिए। औचक निरीक्षण कैमरे पर नहीं होता है। पर अच्छी बात है कि भजन लाल शर्मा कम से कम एक आम आदमी के मुख्यमंत्री की तरह ये दूसरी या तीसरी बार गए हैं वहां पर कॉल सेंटर में। मगर इसके अलावा भी जिस तरह से वो दिल्ली के दौरे कर रहे हैं, हरियाणा से जल समझौते के लिए या फिर सड़क के लिए या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ, देखिए 2 साल हो गए और प्रयास गंभीर कर रहे हैं। रात को जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। पर ये 2 साल निकल गई, ये देखना होगा। अब मान लीजिए तीसरे साल में डीपीआर बनेगी, चौथे साल में खुदाई शुरू होगी, 5वें साल में पानी आएगा। अब 5 साल तो बचा नहीं है, चुनाव का वक्त आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये देरी हो रही है। और अफसर जिस तरह से समझाते हैं नेताओं को, ठीक उसी तरह से जैसे समझा दिए थे कि अशोक गहलोत जी आपके ही कार्यकाल में रिफाइनरी शुरू हो जाएगी, वसुंधरा राजे जी आपके ही कार्यकाल में रिफाइनरी शुरू हो जाएगी। अफसरों के समझाने के बजाय इन्हें देखना चाहिए कि कहीं देरी ना हो जाए। जो प्रोजेक्ट वो लेकर आना चाह रहे हैं ईआरसीपी का या फिर हरियाणा यमुना जल समझौते का, उसमें कहीं देरी ना हो जाए, इसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि यही उनका ट्रम्प कार्ड है। और रिंग रोड और सड़कों के लिए वो गडकरी के पास गए थे और वहां से कहा जा रहा है कई एक्सप्रेसवे निकल रहे हैं। जब भी एक्सप्रेसवे निकलने की बात आती है, मुझे लगता है कि अरावली की 2-4 पहाड़ियां फिर चली जाएंगी। मगर देखने का नजरिया अलग अलग समय पर अलग अलग होता है, नेताओं के और जनता के भी। इधर सचिन पायलट कमर के इलाज कराने के बाद एआईसीसी के मुख्यालय में नजर आए, जहां से दीपक नाम का एक फैन है उनका, जो साइकिल से उड़ीसा से आया है। ये दीवानगी कांग्रेस के नेताओं में आजकल कहीं दिखती नहीं है। सचिन पायलट एक ऐसे नेता हैं कांग्रेस में जिसके लिए कोई उड़ीसा में बैठा हुआ लड़का आ जा रहा है मिलने के लिए, वो आ गया, घर पर थे नहीं, और उसके बाद कई जगह उसने संपर्क किया। उसने कहा कई पुलिस वालों ने 10,000 रुपये तक मांगे थे, मगर आखिरकार जैसे ही सचिन पायलट लौटते ही सबसे पहले दीपक से मिले। ये एक नेता की पूंजी होती है और सचिन पायलट इस मामले में खुशकिस्मत हैं। अब इनका कुछ किया है या नहीं किया है, कई बार ऊपर वाले का किया भी मिलता है आपको। बाबूलाल कटारा, इनकी कहानी अनंत है, जितनी कहिए उतनी कम पड़ जाती है। अब देखिए जिस तरह से खुलासे होते रहे, अब बहुत कुछ सामने आ गया है। जो कुछ सामने नहीं आया है वो भी जनता जानती है। पर अखबार में जो खबर आज छपी, मुझे लगा कि अगर आप किसी ताकतवर को नहीं मार सकते तो किसी गरीब को भी मारने का हक नहीं है। रघुवीर मीणा, ताराचंद भगौरा ऐसे आदिवासी नेताओं को बदनाम करने का हक नहीं है, अगर आप ये समझते हैं कि ताकतवर नेताओं के नाम लिखने से उनकी बदनामी होगी। चार्जशीट में जब ताकतवर नेताओं के नाम लिखे हुए हैं तो फिर कमजोरों के कंधे पर बंदूक क्यों चलाया जा रहा है? अब बताइए, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, अशोक गहलोत से इनका झगड़ा क्या हुआ? ये बेचारे ऐसे कमजोर हो गए, अब अशोक गहलोत का नाम लिखने की हिम्मत कौन करे? अब पता नहीं चार्जशीट में है नहीं है, कैसे है, मगर मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि इन्हीं का नाम चार्जशीट में है और बाकी बड़े नेताओं का नहीं है।
अगर वो चार्जशीट जिस दिन आएगी, मुझे लग रहा है कि शर्मसार होना पड़ेगा कि किस तरह से गरीब आदिवासी नेताओं के नाम लिखने में हाथ नहीं कांप रहे हैं, ताकतवर नेताओं के नाम लिखने में हाथ कांप रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। अब पता नहीं उस चार्जशीट में किसका किसका नाम है, क्योंकि कहानियां तो बहुत आ रही है और कहा जा रहा है कि कटारा ने बहुत सारे नाम बताए हैं। अब पता नहीं, ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के नेताओं के नाम भी हो, जिसकी वजह से बीजेपी भी खामोश है। आप देख रहे हैं, आपकी किस्मत से जुड़ा हुआ मसला है, मगर नेताओं के मुंह पर किस तरह से ताले लगे हुए हैं। दिन भर फालतू की बातें करते रहते हैं, मगर इस मसले पर कोई नहीं बोल रहा है कि आरएस भर्ती परीक्षा 2018, आरएस भर्ती परीक्षा 2021 की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जब बाबूलाल कटारा कह रहा है कि हमने ऐसी की तैसी कर दी है पूरी आरएस परीक्षा की, तो फिर इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? और जांच हो रही है या नहीं हो रही है, क्या सरकार के हलक में जुबान नहीं है कहने के लिए? पता नहीं। अब देखिए, सियासत ऐसी ही है। अगर लोकतंत्र में सब कुछ ठीक ठाक रहता तो फिर राम राज्य भी तो रहता, नहीं है। सो इस